पुलिस को तो वो बात पहले से मालूम थी। मुकेश निगम के होश में आने तक वो दुष्यंत परमार का और तमाम संबंधित व्यक्तियों का बयान पहले ही ले चुके थे। उस टैक्सी ड्राइवर तक को तलाश किया जा चुका था जो कि निगम को नेहरू प्लेस से शिवालिक क्लब तक लेकर आया था। निगम के बताने से पहले दुष्यंत परमार से ही पुलिस को खबर लग चुकी थी कि कैसे सुबह एक चॉकलेटों का डिब्बा डाक से वहां पहुंचा था और कैसे उसने वो डिब्बा निगम को सौंप दिया था। उस बयान के बाद ही पुलिस ने पार्सल का रैपर और उसके भीतर से बरामद हुई चिट्ठी रद्दी की टोकरी में से बरामद की थी। तत्काल एक पुलिसिया निगम की कोठी पर दौड़ाया गया, जिसे कि चॉकलेटों का डिब्बा ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर पड़ा मिला। उसमें 9 चॉकलेट कम पाई गई। निगम ने क्योंकि केवल 2 चॉकलेटें खाई होने की तस्दीक की थी, इसलिए सहज ही ये नतीजा निकाल लिया गया कि बाकी की 7 चॉकलेटें उसकी हतप्राण बीवी ने खाई थी। तब फोकस चॉकलेटों पर हो जाना स्वाभाविक था। तत्काल एनालिसिस के लिए उन्हें पुलिस लेबोरेटरी में भेज दिया गया। नतीजा ये सामने आया कि चॉकलेटों में बाहरी ठोस परत के भीतर जो गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ था, उसमें नाइट्रोबेंजीन मिली हुई थी। नाइट्रोबेंजीन बादाम की फ्लेवर देने वाला केमिकल था, जो कि सस्ती किस्म की कन्फेक्शनरी में बादाम के तेल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वस्तुतः नाइट्रोबेंजीन जहर था, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में सावधानी से इस्तेमाल किए जाने पर यह कतई कोई नुकसान नहीं करता था। इसका प्रमुख इस्तेमाल कन्फेक्शनरियों में नहीं बल्कि डाई इंडस्ट्री में होता था। प्रारंभ में पुलिस की यही राय बनी कि जो कुछ हुआ था एक दुखद दुर्घटनावश हुआ था। चॉकलेट निर्माता फैक्ट्री के कर्मचारियों की लापरवाही से उन चॉकलेटों में नाइट्रोबेंजीन के ओवरडोज का समावेश हो गया था। लेकिन इससे पहले कि चॉकलेट चॉकलेट निर्माता कंपनी सोराबजी एंड सन्स से जवाब तलबी की जाती, कुछ और तथ्य सामने आए। मालूम हुआ कि डिब्बे में ऊपर नीचे 2 तहों में लगी चॉकलेटों में से केवल ऊपर की तहों वाली चॉकलेट में ही जहर था। नीचे की तह वाली चॉकलेटों में कम मात्रा में नाइट्रोबेंजीन तो क्या नाइट्रोबेंजीन थी ही नहीं। जहर वाली चॉकलेटों की बाबत जो काबिले गौर बात सामने आई वो ये थी कि हर चॉकलेट के भीतर नाइट्रोबेंजीन की ऐन 6 बूंदें मौजूद थी। पीछे बाकी बच गई ऊपर की तह की 6 चॉकलेटों में से किसी में भी उस जहर की 6 बूंदों से न तो एक कम बूंद थी और न ज्यादा। हालांकि चॉकलेटों के भीतर जहर की और बूंदें समा पाने लायक काफी जगह थी। ऐसी तमाम चॉकलेटों की बारीक माइक्रोस्कोपिक जांच से ये नतीजा सामने आया कि हर चॉकलेट के तले में एक महीन छेद था, जो पिघली हुई चॉकलेट की मदद से बंद किया गया था। जाहिर था कि हर उस छेद के जरिए ड्रॉपर की सहायता से भीतर जहर की 6 बूंदें टपकाई गई थी और फिर छेद को अतिरिक्त चॉकलेट पिघलाकर प्लग कर दिया गया था। पुलिस को दुखद दुर्घटना वाली अपनी राय तब्दील करनी पड़ी और ये राय बनानी पड़ी कि वो कत्ल का केस था। किसी ने जहर भरी चॉकलेटों के जरिए दुष्यंत परमार का कत्ल करने की कोशिश की थी। किसी ने सोराबजी एंड सन्स की नई प्रोडक्ट चेरी मलबरी का एक डब्बा मुहैया किया था। उसकी ऊपरली तह की 15 की 15 चॉकलेटों में छेद करके उनमें जहर टपकाया था, छेद बंद किया था। हर चॉकलेट को उसके रैपर में पहले की तरह वापस लपेटा था, उन्हें डिब्बे में सजाया था, डिब्बा बंद किया था और डिब्बा यूं दुष्यंत परमार के नाम पोस्ट कर दिया जैसे कि वो सोराबजी एंड सन्स द्वारा ही भेजा गया हो। तब पोस्टल पार्सल के ऊपर का रैपर और पार्सल के साथ आया कंपनी का लेटर पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठा। वो दोनों चीजें अब पुलिस को एक डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मटेरियल क्लू दिखाई देने लगी। तब स्वाभाविक था कि पुलिस का अगला कदम सोराबजी एंड सन से संपर्क ही होता। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सोराबजी तक पुलिस पहुंची। उसे बिना बताए कि किन हालात में पार्सल के साथ आया पत्र पुलिस के हाथ लगा था, पत्र सोराबजी को दिखाया गया और उससे पूछा गया कि ऐसे कितने पत्र नगर के गणमान्य व्यक्तियों को भेजे गए थे, उसकी बाबत किसे खबर थी और दुष्यंत परमार को भेजा गया पार्सल बमय वो पत्र किन किन हाथों से गुजरा हो सकता था। सोराबजी का जवाब चौंका देने वाला था। उसने बताया कि वो पत्र शर्तिया जाली था।
उनके यहाँ से वैसे किसी पत्र के साथ चॉकलेटों का कोई कम्प्लीमेंट्री पार्सल नगर के किसी भी गणमान्य व्यक्ति को नहीं भेजा गया। अपनी किसी नई प्रोडक्ट के लिए प्रशस्ति पत्र हासिल करने की खातिर यूं फ्री चॉकलेट बांटने का उनके यहाँ कोई रिवाज नहीं था। और 100 बातों की एक बात, हाल ही में उन्होंने अपनी किसी चॉकलेट का कोई नया ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तब पुलिस को बताना पड़ा कि असल में एक कत्ल के केस की तफ्तीश पुलिस को वहां तक ले आई थी और उस पत्र और उसमें वर्णित चॉकलेटों के डिब्बे का केस से गहरा ताल्लुक था और केस की तफ्तीश की खातिर सोराबजी से सवाल करना जरूरी हो गया था। सोराबजी और पुलिस के बीच अगले 5 मिनट चले सवाल जवाब के सिलसिले ने यह स्थापित कर दिया कि जिस केस को मामूली समझा जा रहा था वो न सिर्फ गैर मामूली था बल्कि इंतहाई पेचीदा था। पार्सल और पत्र की बाबत पूछताछ के लिए सोराबजी एंड सन्स में पहुंचने से पहले तक पुलिस का ख्याल था कि कंपनी के किसी कर्मचारी की, ज्यादा संभावना उन्हें किसी स्त्री कर्मचारी की दिखाई दी थी, किसी तरह चॉकलेटों के दुष्यंत परमार को भेजे जा रहे उस कम्प्लीमेंट्री पार्सल तक पहुंच हो गई थी। उसकी दुष्यंत परमार से कोई रंजिश थी, जो कि उसके लॉर्ड बायरन वाले इमेज को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने दुष्यंत परमार से बदला लेने की खातिर चॉकलेटों में नाइट्रोबेंजीन, जो कि फैक्ट्री में ही कहीं बहुतायत में उपलब्ध होती थी, मिला दी थी, जिसका नतीजा अंजना निगम की मौत की सूरत में सामने आया था। ऐसी कर्मचारी को फैक्ट्री में ट्रेस कर लेना पुलिस को मामूली काम लगा था, लेकिन वहां तो कहानी ही उल्टी हो गई थी। अलबत्ता सोराबजी के बयान से साबित हुई फर्जी बातों में एक बात फिर भी जेन्युइन थी। सोराबजी एंड कंपनी का लेटर हेड सोराबजी ने कबूल किया कि एकदम असली था। उस लेटर हेड का कागज और उसकी छपाई दोनों एक्सक्लूसिव थे। न वैसा कागज आम मिलता था और न वैसी छपाई आम होती थी। कंपनी में वो लेटर हेड केवल उन पत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिस पर कि मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से खुद सोराबजी ने हस्ताक्षर करने होते थे। वो लेटर हेड कनॉट प्लेस में स्थित प्रिंट आर्ट नामक स्टेशनरी शॉप द्वारा विशेष रूप से सोराबजी एंड सन्स के लिए बनाया जाता था और पिछले 6 महीने से वो कंपनी की चिट्ठी पत्री में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वजह, 6 महीने पहले वो स्टॉक खत्म हो चुका था। अब जो नया लेटर हेड इस्तेमाल में आ रहा था उसका कागज, छपाई, रंग, टाइप, संयोजन सब उस पिछले लेटर हेड से जुदा था। सोराबजी ने नया लेटर हेड दिखाया। दुर्भाग्यवश पुराने वाले लेटर हेड का कोई नमूना वहां उपलब्ध न हो पाया। ऑफिस में काफी तलाश के बावजूद वैसा एक भी लेटर हेड कहीं से बरामद न किया जा सका। तब उस घड़ी इंस्पेक्टर राजौरिया ने अपने ब्रीफकेस से निकाल कर वो पत्र हाजिर मेमरान के सामने पेश किया, जो कि चॉकलेट के पार्सल के साथ आया था। गौर फरमाइए लेडीज एंड जेंटलमैन, इंस्पेक्टर बोला, कि इस चिट्ठी का कागज सूरत से ही पुराना लगता है और इसके किनारे पीले पड़ चुके हैं। सब ने बारी बारी लेटर हेड का मुआयना किया और उस पर छपी हुई इबारत पढ़ी। यह लेटर हेड जाली नहीं है, इंस्पेक्टर बोला। इसकी तस्दीक इसको छापने वाली फर्म प्रिंट आर्ट से हो चुकी है। उनका दावा है कि जाली लेटर हेड छापने के लिए आज की तारीख में यह कागज ही कहीं उपलब्ध नहीं है। वैसे भी उन्होंने अपनी कारीगरी को बखूबी बेहिचक पहचाना था। अगर ये, वकील दासानी बोला, फर्जी होता तो क्या बड़ी बात हो जाती, फिर तो ये अपने आप में क्लू होता, इंस्पेक्टर बोला। तो फर्जी लेटरहेड छापने वाले प्रिंटर को तलाश करने की कोशिश की जाती और फिर उससे ये कुबुलवा लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात ना होती कि उसने ये जालसाजी किसके लिए की थी। आई सी। लेटरहेड असली होने का तो यही मतलब है कि 6 महीने पहले तक कातिल की किसी प्रकार सराबजी एंड सन्स की स्टेशनरी तक पहुंच थी। आपका मतलब है, पत्रकार रुचिका केजरीवाल बोली, कि तब ये लेटरहेड कातिल ने 6 महीने बाद वैसे इस्तेमाल के लिए चुराया होगा जैसा इस्तेमाल की अब सामने आया है। ऐसा ही लगता है। और 6 महीने इंतजार करते रहने की कोई वजह? कोई तो होगी ही।
मालूम नहीं आपको कोई वजह? नहीं। रुचिका केजरीवाल चुप हो गई। फिर पार्सल के रैपर का जिक्र आया तो इंस्पेक्टर ने बताया कि रैपर में कोई खास गौर के काबिल या जिक्र के काबिल बात नहीं थी। वो एक मामूली किस्म का ब्राउन पैकिंग पेपर था जो कि छोटे मोटे बंडल और पार्सल बनाने में आम इस्तेमाल किया जाता था। उस पर दुष्यंत परमार का नाम और क्लब का पता काली स्याही वाले पेन से मोटे अक्षरों में हाथ से लिखा गया था। उस पर लगी डाकखाने की मोहर पर से जनपथ जीपीओ का नाम और तारीख साफ पढ़ी जा रही थी। हमें यह भी मालूम है, इंस्पेक्टर बोला, कि वो पार्सल दोपहर 1:15 और 2:45 के बीच जनपथ पर इंडियन ऑयल की इमारत के सामने लगे लेटर बॉक्स में डाला गया था। ये कैसे मालूम है? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास छाया प्रजापति ने तनिक हैरानी से पूछा। क्योंकि डाकखाने के जिस कर्मचारी ने उस लेटर बॉक्स से डाक निकाली थी उसे उस पार्सल की बखूबी याद है। कैसे याद है? कोई खास वजह? दो हैं। एक तो इसलिए कि लेटर बॉक्स में से उसके द्वारा निकाली गई डाक में वही सिर्फ एक पार्सल था। दूसरा इसलिए कि ऐसे पार्सल हमेशा रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाते हैं, जिसे कि डाकखाने के काउंटर पर जमा कराकर रसीद लेना होता है। यूं लेटर बॉक्स में ऐसा पार्सल कोई नहीं डालता। ओ। और 1:15 और 2:45 का वक्त यूं मुकर्रर होता है कि ये दोनों वक्त लेटर बॉक्स में डाक कलेक्शन के हैं। 1:15 वाली डाक कलेक्ट करने वाला कर्मचारी कोई दूसरा था। अगर वो पार्सल लेटर बॉक्स में से 1:15 से पहले डाला गया होता तो उसे वो दूसरा कर्मचारी ले गया होता। फिर 2:45 डाक कलेक्ट करने आए कर्मचारी के हाथ वो पार्सल न लग पाया होता। वेरी क्लेवर। रुचिका केजरीवाल होंठों में बुदबुदाई। ये है चॉकलेट बॉक्स वाले उस पार्सल का रैपर। बारी बारी रैपर का मुआयना किया जाने लगा। क्या आप छाया प्रजापति ने पूछा, चॉकलेटों का डिब्बा और बची हुई चॉकलेट भी लाए हैं? जी नहीं, इंस्पेक्टर बोला। जहर वाली चॉकलेटें तो तमाम की तमाम पुलिस लेबोरेटरी में एनालिसिस में चुक गई थी और वो डिब्बा कार्डबोर्ड की बनी मामूली आइटम था जिससे कोई क्लू हासिल होना मुमकिन नहीं था। क्यों मुमकिन नहीं था? उस पर से उंगलियों के निशान हो सकते थे। नहीं थे, हमने चेक किया था। दोपहर के वक्त तो जनपद की इंडियन ऑयल की इमारत वाली मार्केट में बड़ी चहल पहल होती है। किसी ने किसी को वो पार्सल लेटर बॉक्स में डालते देखा हो सकता है? नहीं देखा था। हमने भरपूर पूछताछ की है। लोगों के घर घर जाकर लोगों के घर घर जाना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि यही मालूम हो पाना मुमकिन नहीं था कि उस रोज 1:15 और 2:45 के बीच वहां कौन लोग चहलकदमी कर रहे थे। अलबत्ता दुकानदारों से, उनके कर्मचारियों से और इलाके के पक्के फेरी वालों से पूछताछ की गई थी। नतीजा सिफर निकला था। उस वक्त की उस वक्त की वहां की भीड़ भाड़ ही असल में पार्सल पोस्ट करने वाले की ओट बन गई थी। भीड़ भाड़ में कहाँ कोई किसी की तरफ ध्यान देता है। हम्म। पार्सल को लेकर दुष्यंत परमार से हमने खास तौर से पूछताछ की थी कि क्यों कोई उसकी जान लेने का ख्वाहिशमंद था और ऐसा शख्स कौन हो सकता था। अफसोस की बात है कि हमारे इन सवालों पर दुष्यंत परमार कतई कोई रोशनी न डाल सके। फिर हमने मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की रूटीन के तौर पर यह जानने की कोशिश की कि उनकी मौत से किसे फायदा पहुंचता था। नतीजा तब भी कुछ न निकला। उनके वारिस का दर्जा रखने वाली उनकी सबसे नज़दीकी रिश्तेदार तो उनकी बीवी पार्वती परमार ही है। लेकिन मालूम हुआ है कि उन दोनों के आपसी ताल्लुकात आजकल इस हद तक खराब हैं कि दोनों में तलाक का मुकदमा अदालत में है। वैसे भी वो तब दिल्ली में नहीं थी, वो तब लखनऊ में थी। वहाँ की पुलिस की सहायता से हमने उसकी मूवमेंट को चेक करवाया था। नतीजा ये निकला कि उस पर किसी प्रकार का शक करना बेकार है। वैसे भी वो बहुत भली और नेकबख्त औरत हैं। कोई कुछ न बोला। बहरहाल कातिल की बाबत हमें सिर्फ इतना अंदाज़ा है कि 6 महीने पहले तक उसका सोराब जी एंड सन्स से कोई ना कोई वास्ता ज़रूर था।
और 16 नवंबर की दोपहर को 1:15 और 2:45 के बीच वो जनपद पर इंडियन ऑयल की इमारत के सामने जरूर था। बस? विवेक अगाशे तनिक सकपकाए स्वर में बोला। बस ही जानिए जनाब, इंस्पेक्टर बोला। पुलिस की मिस्ट्री राइटर अशोक प्रभाकर बोला। केस की बाबत कोई थ्योरी तो होगी? इंस्पेक्टर एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला। पुलिस की थ्योरी ये है कि ये किसी ऐसे शख्स का काम है जिसका मानसिक संतुलन मुकम्मल तौर से या काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ है, और शायद वो व्यक्तिगत तौर से दुष्यंत परमार का परिचित भी नहीं। वो क्या है कि मिस्टर परमार की ज़ाती ज़िंदगी कुछ ऐसी फसादी किस्म की है। किसी ऐसे शख्स का कत्ल कर देना किसी धार्मिक धर्मांधता के शिकार व्यक्ति का काम भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति ने किसी ऐसे शख्स की जान ले लेना पुण्य का काम समझा हो सकता है। इस लिहाज से तो, अगाशे बोला, कातिल कोई ऐसा होमोसाइडल मैनियक भी हो सकता है जो कि अनजान अजनबी लोगों के कत्ल से मुसर्रत हासिल करता हो सकता है। ऐसे ही दीवाने लोग अनजान लोगों को लेटर बम और जहर मिली शराब के तोहफे भेजते हैं। यू आर राइट साहिबान। पुलिस ने इस केस में जो कुछ जाना, जो कुछ किया, वो मैंने बयान कर दिया है। अब क्राइम क्लब के सदस्यों के कौशल प्रदर्शन के लिए मैदान खाली छोड़कर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर शिवनाथ राजौरिया के चले जाने के बाद उसकी जुबान से निकली हर बात पर पीछे गर्मा गर्म बहस हुई। केस की बाबत हर किसी का अपना सबसे जुदा नजरिया था। बहस के लिए थ्योरी थी और पेशकश के लिए सलाह थी। जो एक बात सर्वसम्मति से वहां स्वीकृत हुई वो ये थी कि पुलिस गलत लाइन पर काम करती रही थी। उसकी थ्योरी ही गलत थी। वो किसी दीवाने या धर्मांध व्यक्ति या समाजी इंसाफ में विश्वास रखने वाले शख्स द्वारा खामखा में किया गया कत्ल नहीं हो सकता। वस्तुतः वो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए खूब सोच विचार करके किया गया कत्ल था। इस लिहाज से उद्देश्य पता लग जाना कातिल तक पहुंचने का सहूलियत का तरीका साबित हो सकता था। सभापति अगाशे ने इस बात पर अपनी पाबंदी बरकरार रखी कि कोई भी सदस्य अपना नजरिया, अपनी थ्योरी, अपनी सलाह दूसरे सदस्यों के सामने डिस्कस न करे। उस मानसिक व्यायाम के जो नियम स्थापित किए जा चुके थे उन पर सख्ती से अमल जरूरी था। मिस्टर अगाशे, दासानी ने कहा, हर कोई स्वतंत्र रूप से अपनी तफ्तीश करे, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई नई कारामद पहले से ना मालूम बात मालूम होती है तो उसे क्लब के सामने रखने में क्या हर्ज है? अगाशे सोचने लगा। यकीनन आप ये नहीं चाहेंगे कि जो शुरुआत हम मानसिक व्यायाम, दिमागी कसरत की नुक्ता निगाह से कर रहे हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते क्राइम डिटेक्शन के कंपटीशन की सूरत इख्तियार कर ले। ये तो वांछित नहीं होगा, अगाशे कठिन स्वर में बोला। लेकिन फिर भी फिलहाल बेहतर यही होगा कि जो भी नए तथ्य सदस्यों की जानकारी में आए वो उन्हें अपने तक ही रखें। हम पुलिस की कुव्वत और काबिलियत को कम करके ना आंकें तो कह सकते हैं कि सामने आने लायक तमाम तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं। कोई नया तथ्य किसी सदस्य की वजह से उजागर होता है तो जरूरी नहीं कि उसका कोई सर्वव्यापी महत्व हो। किसी एक सदस्य की किसी थ्योरी को बल देने वाली कोई छोटी मोटी बात हर किसी के काम की निकले, ये कतई जरूरी नहीं है। इसलिए मेंबरान से फिर दरख्वास्त है कि वो अपनी हासिल जानकारियों को अपने तक ही रखें। जो लोग इस इंतज़ाम के खिलाफ हैं वो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा करें। 2 हाथ खड़े हुए, एक वकील लौंगमल दसानी का और दूसरा मजिस्ट्रेट छाया प्रजापति का। जाहिर था कि उनकी राय उनकी लीगल ट्रेनिंग पर आधारित थी।
तो फिर अगाशे बोला, 4 के बदले 2 की मेजॉरिटी वोट से ये फैसला हुआ कि हर सदस्य अपनी जानकारी अपने तक ही रखेगा। इस मीटिंग के बर्खास्त होने के बाद से जो भी नया तथ्य किसी सदस्य के हाथ लगेगा, वह उसे बाकी सदस्यों में आम करने की कोशिश नहीं करेगा। ओके? ये पाबंदी, अशोक प्रभाकर बोला, मीटिंग बर्खास्त होने के बाद की है। अगर पहले, मसलन अभी, किसी को कुछ नया मालूम हो तो वो उसे अभी बयान कर सकता है। हम सुनने को तैयार हैं। यूं जो कुछ हम सुनेंगे उसे हम इंस्पेक्टर राजौरिया के ही बयान के विस्तार के तौर पर कबूल कर लेंगे। है भी ऐसा कुछ किसी के पास? छाया प्रजापति बोली। हो सकता है, रुचिका केजरीवाल बोली। इस वजह से हो सकता है क्योंकि दासानी साहब मिस्टर एंड मिसेस निगम से परिचित हैं। दुष्यंत कुमार को भी वो बखूबी जानते हैं। उसे तो दासानी शुष्क स्वर में बोला, तुम भी जानती हो। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। बड़े नाटकीय ढंग से सिर को खम देती रुचिका केजरीवाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, मैं कबूल करती हूँ कि दुष्यंत परमार से मेरी भी वाकफियत है। विवेक आगाशे मुस्कुराया। रुचिका के व्यंग को वो बखूबी समझ सकता था। वो क्या, कोई भी बखूबी समझ सकता था। सारी क्लब को मालूम था कि आदत से मजबूर दुष्यंत लॉर्ड बायरन परमार रुचिका के पीछे भी पंजे झाड़ कर पड़ा था। रुचिका ने भी उसको खूब बढ़ावा दिया था। दोनों में खूब मुलाकातें होती थी, पोएटिक डिस्कशंस होते थे। वो तमाम पैंतरे परमार रुचिका पर इस्तेमाल करता था जो कि उसे किसी युवती को समर्पण की स्टेज तक ले जाने के आते थे। लेकिन बावजूद बेशुमार रंगीन तन्हा मुलाकातों के बात दोस्ती से आगे बढ़कर ही नहीं दी। परमार ने अपना कवि हृदय पूरी तरह से उघाड़ कर उसके सामने रख दिया, लेकिन समर्पण तो दूर, रुचिका ने कभी उसे उंगली न पकड़ने दी। फिर एकाएक बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के, रुचिका ने उस दोस्ती से हाथ खींच लिया। वो यूं परमार की जिंदगी से गायब हुई जैसे कभी उसमें दाखिल ही न हुई थी। परमार ने एक बदमजा तजुर्बे की तरह सारे सिलसिले को भुला देना चाहा, लेकिन रुचिका ने एक ऐसा कदम उठाया कि सिलसिला भुलाना या छुपाना तो दूर, सारे संसार में उजागर हो गया। एडवेंचर्स ऑफ इंडियन लॉर्ड बायरन के शीर्षक से धारावाहिक रूप से रुचिका का अखबार भारत टाइम्स में जैसे दुष्यंत परमार की आत्मकथा प्रकाशित हो गई। बिना नाम लिए उसमें परमार की व्यभिचारी जिंदगी का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला गया कि परमार की आत्मा त्राहि त्राहि कर उठी। तब उसकी समझ में आया कि दिल्ली के अभिजात वर्ग की और बहन बेटियों की तरह रुचिका उससे फंस नहीं रही थी, बल्कि अपने अखबार के माध्यम से उसके बखिए उधेड़ने के लिए, उसके निजी जीवन में झांकने के खातिर उसे फंसा रही थी। उस धारावाहिक प्रकाशन ने अपने अपने तरीकों से दुष्यंत परमार और रुचिका केजरीवाल दोनों को बहुत प्रसिद्धि या बदनामी दिलवाई। कत्ल के नुक्ता निगाह से अशोक प्रभाकर बोला, मिस्टर एंड मिसेस निगम का केस में दखल महज इत्तेफाक की बात है। परमार और निगम इत्तेफाक से एक ही क्लब के मेंबर ना होते तो मिस्टर एंड मिसेस निगम का तो कत्ल की उस अनोखी कोशिश से कोई लेना देना ना होता। कबूल, रुचिका केजरीवाल बोली, लेकिन बात दुष्यंत परमार की कहना चाहती थी। मैं ये कहना चाहती थी कि दुष्यंत परमार का गंदा चरित्र इस केस का महत्वपूर्ण क्लू हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई ये ना समझे कि एडवेंचर्स ऑफ इंडियन लॉर्ड बायरन के प्रकाशन से उसके घिनौने चरित्र की पोल खुल जाने के बाद से वो कहीं सुधर गया था। औरतों से नाजायज ताल्लुकात के मामले में आज की तारीख में परमार की नीयत कोई सुधर नहीं गई है। मेरी राय में इसकी तस्दीक दासानी साहब को करनी चाहिए। मुझे नहीं पता, दासानी शुष्क स्वर में बोला। मुझे नहीं पता कि एडवेंचर ऑफ इंडियन लॉर्ड बायरन क्या बला है और उसमें दुष्यंत परमार की बाबत तुमने क्या लिखा था। मैं तुम्हारा अखबार नहीं पढ़ता।
मेरा अखबार पढ़े बिना भी उस शख्स को उसके कारनामों समेत जाना जा सकता है। मैं नहीं जानता। जी, मेरा मतलब है अच्छी तरह से नहीं जानता। वो शख्स मेरा कोई करीबी, कोई जिगरी नहीं है, और ना ही उसे ऐसा बना लेने की मेरी कोई ख्वाहिश है। किसी ने जुबानी कुछ न कहा, लेकिन सबके चेहरों पर लिखा था कि वो दासानी की गलत बयानी से वाकिफ थे। सच्ची बात जुबान पर लाकर कोई अपने सहयोगी सदस्य को दुविधा में जो नहीं डालना चाहता था। सच बात तो ये थी कि दासानी की इकलौती बेटी विभा दासानी उन दिनों दुष्यंत परमार के फेमस चक्कर में पूरी तरह से आई हुई बताई जाती थी। यहाँ तक अफवाह आम थी कि परमार विभा से शादी करने पर आमादा था, और दासानी का उस शादी के ख्याल से ही खून खौलता था। पूछे जाने पर उसने बड़े पुरजोर लहजे से इस बात का खंडन किया था, लेकिन कहने वाले तब भी कहते थे कि बात बिल्कुल ही बेबुनियाद नहीं थी। मैं केवल इतना जानता हूं, लंबी खामोशी से बौखलाकर दासानी आत्मबल रहित स्वर में बोला, कि दुष्यंत परमार नाम का ये शख्स एक अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का निहायत जलील आदमी है, जिसे न अपनी उम्र का लिहाज है और न अपने साहित्यिक रुतबे का। हर नेक शहरी को ऐसे शख्स की परछाई से भी अपने घर की बहन बेटियों को महफूज रखना चाहिए। क्योंकि आप नहीं रख पा रहे, रुचिका धीरे से बोली। दासानी ने कहर भरी निगाहों से रुचिका की ओर देखा। बाकी चार सदस्यों की भी शिकायत करती निगाहें रुचिका की ओर उठी। सॉरी, रुचिका होठों में बुदबुदाई। हम फालतू बातों में वक्त जाया कर रहे हैं, छाया प्रजापति बोली। हमें उन तथ्यों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो कि केस के हल में हमें मददगार साबित हों। मसलन जो इस बात पर रोशनी डालें कि जिसके कत्ल की कोशिश हुई थी, क्या वो उस स्त्री को जानता था जिसका कि कत्ल वास्तव में हुआ? जानता तो जरूर था, दासानी बोला। भूल गया हो तो कह नहीं सकता। मतलब मतलब ये है कि कुछ अरसा पहले एक ड्रामा फेस्टिवल के दौरान मंडी हाउस पर कमानी ऑडिटोरियम में मैं भी मौजूद था, और मिसेस अंजना निगम भी। हम दोनों लॉबी में बातचीत कर रहे थे तो दुष्यंत परमार जबरन हमारे सिर पर आ खड़ा हुआ था। तब मजबूरन मुझे मिसेस निगम का उससे परिचय कराना पड़ा था। वो पहुंचा ही परिचय हासिल करने के लिए होगा, रुचिका तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली। कहीं खूबसूरत औरत दिखाई दे और वो भंवरे की तरह मंडराता उसके सिर पर ना पहुंच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुचिका, मिसेस निगम ऐसी औरत नहीं थी। परमार उसे कोई बेहुदा हिंट भी देता तो खता खाता। तभी तो बच गई होती, तभी तो बच गई होगी, लेकिन बिन बुलाई मौत से न बच पाई। सभापति अगाशे वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में लेने की नीयत से बोला। बहरहाल, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए जिसका कत्ल होना था, न कि उस पर जिसका कत्ल हुआ। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, तवज्जो दुष्यंत परमार पर रखिए। अब ये बताइए कि हम में से कौन दुष्यंत परमार को जानता था? जानता था तो क्या जानता था? कोई ऐसी बात जानता था, कोई जिसका जिक्र कि इस क्राइम से कोई ऐसी बात जानता था जिसका कि इस क्राइम से कोई रिश्ता हो? कोई कुछ ना बोला। नेवर माइंड, अगाशे बोला। ऐसी बातें जानने के लिए, उनको खोद निकालने के लिए हमारे पास एक हफ्ता है। एक हफ्ते का वक्त सब मेंबरान को हासिल है केस की बाबत कैसी भी कोई तफ्तीश करने के लिए, केस की बाबत कैसी भी कोई थ्योरी स्थापित करने के लिए। एक हफ्ते के बाद, यानी कि अगले सोमवार, क्राइम क्लब की मीटिंग फिर होगी। फिर उसके बाद ऐसी ही एक मीटिंग हर शाम को होगी। यूं हर शाम को किसी एक मेंबर के केस की बाबत विचार सुने जाएंगे। मंजूर? तमाम शेर सहमति में हिले। तो फिर अब बारी मुकर्रर करने के लिए पर्चियां डाल ली जाएं। पर्चियां डाली गई। 6 पर्चियों पर 6 नाम लिखकर एक डिब्बे में डाले गए। फिर एक एक करके पर्चियां निकाली गई। नतीजा यूं पेश हुआ।
एक, वकील लौंगमल दासानी। दो, मजिस्ट्रेट छाया प्रजापति। तीन, जासूसी उपन्यासकार अशोक प्रभाकर उर्फ सुशील जैन। चार, प्राइवेट डिटेक्टिव विवेक अगाशे, अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल। पांच, क्राइम रिपोर्टर रुचिका केजरीवाल। और नंबर 6, मिस्ट्री फैन अभिजीत घोष। अपना नाम आखिर में निकला पाकर अभिजीत घोष बहुत प्रसन्न हुआ। मेरी बारी आने तक तो वो धीरे से अशोक प्रभाकर के कान में बोला, कोई ना कोई केस का हल पहले ही पेश कर देगा। नतीजतन मेरे तो मुंह खोलने की भी नौबत नहीं आएगी। ईश्वर ने ही लाज रख ली मेरी। मेरा ही नाम पहला आया होता तो मैं मारा गया था। ये बढ़िया हो गया। अशोक प्रभाकर हंस दिया। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है, छाया प्रजापति कह रही थी। अभी कल की बात मालूम होती है, जबकि मैंने मिसेज अंजना निगम को रीगल में देखा था। उसकी मौत से एक दिन पहले 16 नवंबर को अपराधी कौन के प्रीमियर शो में मैं भी आमंत्रित थी। इत्तेफाक से मैं उसी बॉक्स में थी जिसमें कि मिस्टर एंड मिसेज निगम थे। अगर उस वक्त मुझे ज़रा भी अंदेशा होता कि अगले रोज़ अंजना ने मर जाना था, तो आप ज़रूर उसे यही राय देती। वकील ने मजिस्ट्रेट से चुहल की कि चाहे कुछ भी हो जाए मिसेज निगम, आइंदा दिनों में चॉकलेट ना खाएं। खाना तो अगाशे ने भी ठहाका लगाया, सौराब जी एंड सन्स की बनी चॉकलेट ना खाना। वो भी खाना तो, रुचिका केजरीवाल बोली, वो ब्रांड ना खाना जिसका नाम चेरी मलबरी हो। वो भी खाना तो, अशोक प्रभाकर बोला, पॉकेट में हासिल हुए डिब्बे में से मत खाना। वो भी खाना तो, उस चुहल में भी अभिजीत घोष आखिर में बोलने वाला था। एक आध से ज्यादा न खाना, सात तो हरगिज न खाना। सब ने अट्ठाहस लगाया। फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। अगला दृश्य। क्लब के तमाम सदस्यों के विवेक अगाशे की कोठी से रुखसत हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इंस्पेक्टर शिवनाथ राजौरिया वापस आन धमुका। क्या बात है? अगाशे हैरानी से बोला। गए ही नहीं थे या जाके लौटे हो? जाके लौटा हूं, इंस्पेक्टर बड़े इत्मीनान से बोला। लेकिन कहीं दूर नहीं गया था, करीब ही था। कैसे आए? मीटिंग हो गई? जाहिर है। क्या नतीजा निकला? उत्तर देने के स्थान पर अगाशे केवल मुस्कुराया। अगाशे साहब, इंस्पेक्टर संजीदगी से बोला, मेरी राय में इस केस से ताल्लुक रखते तमाम कार्यकलापों की, तमाम थ्योरियों की पुलिस को खबर होनी चाहिए। आपके मेंबरान केस के हल की दिशा में कोई प्रोग्रेस करते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट हमें मालूम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कातिल की शिनाख्त पर ही केस का समापन नहीं हो जाता। कातिल की शिनाख्त के बाद भी एक कदम और होता है, और वही हर ऐसे केस का अहम तरीन कदम होता है। कौन सा? मुजरिम की गिरफ्तारी। अपने मेंबरान के बीच जिस दिमागी कसरत की बुनियाद आपने रखी है, उसकी चरम सीमा मुजरिम की शिनाख्त है। आपका मकसद ये स्थापित करने से ही हल हो जाता है कि फलां आदमी ने जुर्म किया है। लेकिन पुलिस का मकसद इतने से हल नहीं होता। पुलिस ने मुजरिम को न सिर्फ गिरफ्तार करना होता है, बल्कि अदालत में बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स उसका जुर्म साबित करके दिखाना होता है और उसे सजा दिलवाना होता है। तो तो इंस्पेक्टर तनिक हकबकाया। तो यही कि एक नेक और जिम्मेदार शहरी की तरह आप अपना फर्ज पहचानें और आपकी आज की मीटिंग में जो कुछ डिस्कस हुआ उसकी पुलिस को खबर करें। यह कैसे हो सकता है? आप ऐसा नहीं करेंगे तो वक्त आने पर मुजरिम को फरार हो जाने का मौका मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। जब मुजरिम की पक्की शिनाख्त हो जाएगी तो हम उसकी खबर पुलिस को कर देंगे।
लेकिन और हम क्या खबर कर देंगे? पुलिस को तो पहले से ही खबर है जी कि हत्यारा कोई सिरफिरा है। रिमेंबर, मजाक मत कीजिए। मुल्क में कोई घाटा है सिरफिरों का? किस किस को टटोलते फिर सकते हैं हम? यानी कि तुम्हें पुलिस की अपनी ही थ्योरी पर एतबार नहीं है? एतबार है, पूरा एतबार है। लेकिन पुलिस की लिमिटेशन से भी मैं बेखबर नहीं हूं। हम शहर के, बल्कि सारे मुल्क के सिरफिरों को चेक नहीं कर सकते। वैसे भी ऐसे लोगों का कौन सा कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अपने इस ख्याल पर तो तुम कायम हो कि हत्यारा कोई सिरफिरा, कोई होमोसाइडल मैनियक है। लेकिन वो कौन सा सिरफिरा है, इस बाबत तुम हमारी क्राइम क्लब से जानकारी हासिल होने की उम्मीद कर रहे हो? ऐसा ही समझ लीजिए। समझ लिया। अब तुम ये समझ लो कि वक्त आने पर इस समझ पर अमल हो जाएगा। अगर हम लोग कातिल की शिनाख्त कर पाए तो उसकी खबर फौरन फौरन से पेशतर पुलिस को की जाएगी। मेरी अभी भी ये ख्वाहिश है कि क्राइम क्लब में जो कुछ बीते वो आप मुझे साफ साफ रोज बरोज बताएं। सॉरी, तुम्हारी ये ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन राजौरिया, ये ना भूलो कि खुद कमिश्नर साहब ने ये ख्वाहिश की है कि जब तक कोई कारामद नतीजा सामने ना आ जाए, हम लोग हर बात को, हर डिस्कशन को पूरी तरह से गोपनीय रखें। प्रेस से, पब्लिक से, पुलिस से नहीं। पुलिस को नतीजे की, आई रिपीट, नतीजे की खबर कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी मर्जी। हमारा कोई जोर तो है नहीं आप पर। एक बात बताओ। जी पूछिए। कातिल कोई सिरफिरा है, ये तुम्हारे महकमे का ख्याल है या तुम्हारा जाती ख्याल भी यही है? इंस्पेक्टर हिचकिचाया। ओह कम ऑन। देखिए, कत्ल एक जघन्य अपराध है। किसी की जान लेने जैसा खौफनाक कदम उठाने वाला शख्स नॉर्मल माइंडेड तो हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से तो हर कातिल के दिमाग में फितूर होता है। कातिल क्या, हर मुजरिम के दिमाग में फितूर होता है। यानी कि तुम लोगों का सोचा हुआ कातिल सिरफिरा होने की वजह से कातिल नहीं, कातिल होने की वजह से सिरफिरा है। इंस्पेक्टर केवल हंसा। यानी कि पुलिस का ये स्टाइल है बात को यूं लपेट कर कहने का कि उनकी नाक ऊंची रह सके और ऐसा महसूस हो कि ऐसा कोई नतीजा निकालकर वो बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं। जबकि ये बात, पुलिस का ये बयान हर कत्ल के केस पर फिट बैठ सकता है। राइट जनाब, अब अपने मुंह से मैं क्या अपने महकमे की सोच की पोल खोलूं? तुम्हारी जाती राय क्या है केस की बाबत? अपनी राय मैं आपको बताऊं, जबकि आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। देखो, जैसे तुम्हारे पीछे पुलिस का महकमा है, ऐसे ही मेरे पीछे मेरी क्राइम क्लब है। इसलिए मैंने तुम्हारी जाती राय पूछी, जाती तौर पर। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई थिंक आई डू। देन कम ऑन। देखिए, ये कोई मामूली केस नहीं है। ये एक निहायत पेचीदा केस है। और मेरी राय में इस केस का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो दुष्यंत परमार की रंगीन मिजाजी और उसकी निहायत काबिल एतराज जिंदगी है। यही बात पुलिस के लिए हैंडीकैप भी है। हम परमार की जाती जिंदगी में जबरन घुसपैठ नहीं कर सकते। वो सहयोग नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। अपनी जाती जिंदगी की बाबत किसी सवाल का जवाब नहीं देता। वो उल्टे धमकाता है कि अगर उसे ऐसे सवाल कर करके हलकान किया जाना ना छोड़ा गया तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत करेगा। वो ऑथर्स गिल्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। पहुंच सकता है, पहुंच तो सकता है। मौजूदा सरकार को लेखकों और कलाकारों की बहुत कदर जो है। यानी कि विख्यात कवि एवं नाटककार दुष्यंत परमार से पुलिस ने हार मान ली। यही समझ लीजिए मोटे तौर पर। जबकि प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में
इसी शख्स की वजह से मिसेज अंजना निगम नाम की मासूम औरत की जान गई है। हाँ। उसे इस बात का एहसास है। होना ही चाहिए। जरूर होगा। फिर भी वो पुलिस को सहयोग देने को तैयार नहीं। सहयोग देने को तैयार है, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में झांकने देने को तैयार नहीं। कहता है उन बातों का वारदात से कुछ लेना देना नहीं। जबकि लेना देना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसी वजह से हमने कान को दूसरे तरीके से पकड़ने की कोशिश की। हमने उन लोगों से परमार की जाती जिंदगी की बाबत सवाल किए जो कि उसके नज़दीकी माने जाते हैं। यूं उसके एक दो स्कैंडल, एक दो घिनौने कृत्य हमारी जानकारी में तो आए, लेकिन वो ऐसे थे कि हम उनका मिसेस निगम के कत्ल से कोई रिश्ता न जोड़ पाए। ओह। जनाब, मेरी आपको यही राय है कि अगर आप अपनी कोशिशों से केस की तह तक पहुंचना चाहते हैं तो दुष्यंत परमार के ही पीछे पड़िए और जैसे भी हो सके उसकी जाती जिंदगी के बखिए उधेड़िए। यही एक काम है जिसे अंजाम देने में पुलिस फेल हुई है, लेकिन आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे तुम्हारी राय से पूरा पूरा इत्तेफाक है, अगाशे बड़ी संजीदगी से बोला। मेरा खुद का भी यही ख्याल है कि इस रहस्य की कुंजी दुष्यंत परमार की प्राइवेट लाइफ ही है। उसकी प्राइवेट लाइफ से ताल्लुक़ रखते किसी शख्स ने ही उसे जहन्नुम रसीद करने की कोशिश की थी, लेकिन परमार की खुशकिस्मती से स्कीम बैकफायर कर गई और जान किसी और की चली गई। इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है। फिर अगाशे निर्णयात्मक स्वर में बोला, मैं पंजे झाड़कर इस दुष्यंत परमार के पीछे पड़ जाऊंगा। अगला दृश्य। सोमवार। ये वो दिन था जबकि पर्चियां डालकर पहला नंबर पाए प्रसिद्ध वकील लॉन्गमल दासानी ने वारदात की अपनी तफ्तीश का नतीजा क्राइम क्लब के मेंबरान के सामने रखना था। उस शाम को हमेशा की तरह वे सभापति विवेक अगाशे की जोरबाग में स्थापित विवेक अगाशे की कोठी में जमा थे। क्या गलत गलत लिखा हुआ है। उस शाम को हमेशा की तरह वे सभापति विवेक अगाशे की जोरबाग में स्थापित स्थित कोठी पर जमा थे। सबकी निगाहें उस शाम के हीरो दासानी पर टिकी हुई थी। दासानी ने अपनी नाक पर अपना चश्मा ठीक किया, अपने सामने मौजूद अपने नोट्स का मुआयना किया, खंखार कर गला साफ किया और फिर यूं बोलना आरंभ किया जैसे अदालत में जज के सामने हिरा कर रहा हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बोला, कहना न होगा कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी मेरी इस केस में ज्यादा दिलचस्पी है। और वो व्यक्तिगत कारण क्या है, ये आप जानते ही हैं। पहले ठीक से नहीं जानते थे तो अब तफ्तीश के लिए मुकर्रर किए गए पिछले एक हफ्ते में जान गए होंगे कि दुष्यंत परमार का नाम मेरी बेटी से जुड़ा है। पेपर की उड़ाने वालों ने तो ये तक उड़ाया है कि वो दोनों शादी करने वाले थे और उनकी एंगेजमेंट तो हो भी चुकी थी, जबकि हकीकतन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। बहरहाल, मैं कहने वालों की जुबान नहीं पकड़ सकता कि जिस शख्स के कत्ल की कोशिश हुई थी वो मेरा होने वाला दामाद था। ये बात झूठी और बेबुनियाद होने के बावजूद इस केस से मेरा व्यक्तिगत संपर्क बनाती है। यूँ मुझे जो फायदा पहुंचा है वो ये है कि जो शख्स असल में कातिल का निशाना था उसकी बाबत कुछ ऐसी बातें मैं पहले से जानता था जो कि बाकी मेंबरान या तो जानते नहीं थे, या अगर अब कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो अपनी हालिया तफ्तीश के नतीजों के तौर पर ही जानते होंगे। ऐसे जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, आगाशे बोला, उन्हें आप पिछले हफ्ते पिछली मीटिंग के दौरान भी जानते थे? जी हाँ, लेकिन तब मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी जानकारी कत्ल के हल के करीब पहुंचने में मददगार साबित हो सकती थी। अपनी जानकारी की अहमियत मुझे पिछले हफ्ते के वक्फे में केस की तह तक पहुंचने की अपनी कोशिश के दौरान ही सूझी। और अब मैं सहर्ष सूचित करता हूं कि आखिरकार मैं कत्ल के हल तक पहुंच चुका हूं। कई सदस्यों ने हर्ष ध्वनि की।
दासानी ने बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से अपने बाईफोकल्स में से हाजिर मेम्ब्रान पर निगाह दौड़ाई और फिर अपने व्यवसाय सुलभ नाटकीय स्वर में बोला, मुझे खुशी है कि इसके बावजूद कि न चाहते हुए मैं पहला चुना गया हूं, आप लोगों को मेरे से मायूसी नहीं होने वाली। वैसे मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर मुझे पहले और मेम्ब्रान की थ्योरी को सुनने का मौका मिला होता और फिर उनको गलत साबित करते हुए मैंने अपनी सही सही और सटीक थ्योरी पेश की होती। हालांकि यही बात संदिग्ध है कि मेरी थ्योरी के अलावा किसी और थ्योरी का अस्तित्व संभव है। अलबत्ता ये हो सकता है कि मेरे वाली थ्योरी ही आप लोगों में से या कोई या आप सब लोग भी पहुंच चुके हों। क्या? अलबत्ता ये हो सकता है कि मेरे वाली ही थ्योरी तक आप लोगों में से कोई या आप सब लोग भी पहुंच चुके हों। आप कैसे पहुंचे? चोक प्रभाकर ने पूछा। जादू के जोर से तो नहीं पहुंचा। किन्हीं अप्राकृतिक शक्तियों का स्वामी होने का भी मेरा कोई दावा नहीं है। कत्ल के हल की बाबत कोई इल्हाम भी मुझे नहीं हुआ। मैं एक साधारण नश्वर प्राणी हूं जिसमें कोई विलक्षण प्रतिभा या असाधारण शक्ति नहीं। आप बात को लंबा घसीट रहे हैं। रुचिका केजरीवाल छाया प्रजापति के कान में धीरे से बोली। बात को ओवर ड्रामेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वकील जो ठहरे, छाया बोली। एक आम आदमी की तरह बड़े सहज स्वाभाविक तरीके से मैंने कत्ल के इस केस का हल निकालने की कोशिश की है और मुझे खुशी है कि मैं अब निर्विवाद रूप से ये साबित करने की स्थिति में हूं कि किसने ये जघन्य अपराध किया है। अपने शब्दों का प्रभाव अपने श्रोताओं पर देखने के लिए दासानी एक क्षण को ठिठका और फिर आगे बढ़ा। अपनी तफ्तीश की शुरुआत में ही एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल मैंने अपने आप से किया था और उस सवाल का सही जवाब ही असली अपराधी की तरफ मजबूत इशारा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो सवाल है, फायदा किसको था? दुष्यंत परमार अगर मर जाता तो उसकी मौत का सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली स्थिति में कौन होता? ये वो लाख रुपए का सवाल है जो कि इस केस के हल की असली कुंजी है। मैंने ठीक कहा साहिबान? किसी ने उत्तर नहीं दिया। यूं कोई प्रेरणा न मिलती पाकर दासानी तनिक सकपकाया और फिर आगे बढ़ा। साहिबान, पुलिस की नुक्ता निगाह से इस क्राइम के 3 क्लू उपलब्ध हैं। चॉकलेटें, उनके डिब्बे का रैपर और चिट्ठी। इनमें से रैपर पते के मामले में बेकार क्लू है क्योंकि पता किसी ने भी लिखा हो सकता है। चॉकलेट भी इसी श्रेणी का क्लू है क्योंकि अब स्थापित हो चुका है कि सराबजी एंड सन्स ने चॉकलेट का कोई नया ब्रांड हॉल में मार्केट में नहीं फेंका था। वास्तव में वो कंपनी की आम चॉकलेट है जो बाजार में सैकड़ों दुकानों पर आम बिकती है। इसलिए उसके खरीदार को ट्रेस किया जाना एक असंभव काम है। ये काम संभव होता तो यकीनन पुलिस ही इसे अंजाम दे चुकी होती। बहरहाल कोई मददगार क्लू उपलब्ध है तो वो पोस्टमार्क है या फिर पार्सल के साथ आई चिट्ठी है जो कि साबित हो चुका है कि जाली है। बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूं मिस्टर दासानी, अगाशे बोला। लेकिन पहले ये बताइए कि आपकी अप्रोच एकेडमिक थी या प्रैक्टिकल? मेरा मतलब है केस का जो आप कहते हैं आपने निकाला है वो महज कागजी है या आपने उसके लिए कोई दौड़ धूप भी की है? मैंने दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए हैं, दासानी बोला। अलबत्ता कुछ दौड़ धूप मैंने की है तो कुछ करवाई है। वक्त बहुत सीमित होने की वजह से सभी कामों को खुद अंजाम देना मुमकिन जो नहीं था। कागजी कार्रवाई मैंने ये की कि पहले मैंने एक ऐसी थ्योरी गढ़ी जो कि हर टेस्ट पर खरी उतरती थी और हर शंका का माकूल जवाब पेश करती थी। फिर मैंने उन पॉइंट्स की लिस्ट बनाई जो कि तस्दीकशुदा तो नहीं थे, लेकिन अगर मेरी थ्योरी सही थी तो उनका तथ्यपूर्ण होना जरूरी था। ऐसे तमाम पॉइंट्स की छानबीन मेरे निर्देशानुसार कोई भी कर सकता था और अगर उनकी तस्दीक हो जाती थी तो फिर मेरी थ्योरी निर्विवाद रूप से सही सिद्ध हो जाती थी। यानी कि प्राइम रिपोर्टर रुचिका केजरीवाल बोली।
आपका हल तथ्यों पर नहीं, गैस वर्क पर, अंदाजों पर आधारित है। दुरुस्त, लेकिन गैस वर्क जरूरी था। जब तथ्य समुचित मात्रा में उपलब्ध ना हो तो इंटेलिजेंट गैस वर्क ही काम आता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस बात ने मुझे सबसे अधिक उलझन में डाला कि अपराधी के पास सोराबजी एंड सन्स के लेटरहेड की एक शीट उपलब्ध थी। मेरे सोचे अपराधी के पास न वो लेटरहेड हो सकता था, न वो उसे हासिल करने की स्थिति में था। लेकिन वह लेटरहेड क्राइम का अभिन्न अंग था। उसके बिना जाली चिट्ठी का अस्तित्व नहीं बनता था। मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं सूझ रहा था जिससे मेरा अपराधी वो लेटरहेड हासिल कर लेता और बाद में वो शक के दायरे में आने से बचा रहता। इस बात से मैंने ये नतीजा निकाला कि मेरे अपराधी को वो लेटरहेड किसी सहज स्वाभाविक तरीके से पहले से ही उपलब्ध था, और वो लेटरहेड उपलब्ध होने की वजह से ही मेरे अपराधी ने सोराबजी एंड सन्स की बनाई चॉकलेट को अपने क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए चुना था। वेरी इंटरेस्टिंग, जासूसी उपन्यासकार अशोक प्रभाकर प्रभावित स्वर में बोला। यानी कि आपका मतलब है कि वो लेटरहेड वो केंद्र बिंदु था जिसके इर्द गिर्द कत्ल की योजना का ताना बाना बुना गया? जी हाँ, लेकिन है ये अंदाजा ही, एक ऐसा अंदाजा हासिल नतीजे ने जिसे सही और न्यायोचित ठहराया है। आगे बढ़िए, सभापति बोला। तब मैंने सोचा कि बिना किसी की जानकारी में आए कैसे कोई वैसा एक लेटरहेड मुहैया कर सकता था। मुझे एक रास्ता सूझा। वो रास्ता ये था कि किसी संदर्भ में मेरे अपराधी की सोराबजी एंड सन्स से खतो किताबत थी। वो उनका एजेंट हो सकता था, उनका एजेंट बनने का ख्वाहिशमंद हो सकता था। उसकी सोराबजी एंड सन्स में कोई एफडी हो सकती थी, या ऐसी किसी भी और निर्दोष सी वजह से उसकी सोराबजी एंड सन्स से कोई खतो किताबत हो सकती थी, जिसकी वजह से उसके पास कंपनी के उस फैंसी लेटरहेड पर टंकित और मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरों को छोड़कर सारी मूल इबारत किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिटा दी गई थी, और उसकी जगह वो इबारत टाइप कर ली गई थी जो कि चॉकलेट के कॉम्प्लीमेंट्री पैकेट में से निकली दुष्यंत परमार को संबोधित चिट्ठी पर टंकित थी। सब सन्नाटे में आ गए। साहिबान, मैंने सोराबजी एंड सन से पूछताछ करवाई तो मालूम हुआ कि उनके यहाँ रिवाज है कि एफडी की मैच्योरिटी पर जब क्लाइंट को रकम का चेक भेजा जाता है तो उसके साथ मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन की हुई एक चिट्ठी नत्थी की जाती है, जिस पर केवल ये लिखा होता है, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग विद अस। साहिबान, इस बात की भी तस्दीक हो चुकी है कि वैसी तमाम चिट्ठियां मैनेजिंग डायरेक्टर के स्पेशल फैंसी लेटरहेड पर ही टंकित की जाती हैं। यानी कि मेरे अपराधी ने ऐसी किसी चिट्ठी पर से केवल 5 शब्द किसी तरह मिटाने थे, और फिर जाली चिट्ठी बनाने के लिए उसके पास कंपनी का जेन्युइन लेटरहेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के जेन्युइन हस्ताक्षरों के साथ तैयार था। 6 महीने पहले से, छाया प्रजापति बोली। थैंक यू वाली चिट्ठी उसके पास 6 महीने पहले उपलब्ध होगी, लेकिन उसकी थैंक यू वाली इबारत उसने अब जरूरत पड़ने पर मिटाई होगी। ऐसी कोई हरकत छुपी रह सकती है? रुचिका केजरीवाल ने पूछा। नहीं छुपी रह सकती, दासानी विजेता के स्वर में बोला। नहीं छुपी रही। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर जाकर खुद अपनी आंख से इस चिट्ठी को दोबारा बड़ी बारीकी से मुआयना किया। मैं ये कबूल करता हूं कि थैंक यू वाली मूल इबारत के 5 शब्द ही सफाई से बहुत चतुराई से मिटाए गए हैं, लेकिन कागज का उल्टी तरफ का बहुत बारीक मुआयना करने पर इस इबारत के टाइपशुदा अक्षरों का दबाव कागज पर साफ दिखाई देता है। अलबत्ता दबाव ही दिखाई देता है, ऊपर से उल्टे हो जाने वाले वो अक्षर पढ़े नहीं जा सकते। लेकिन साहिबान, इस बात की गारंटी है कि उस लेटर हेड पर से एक इबारत मिटाकर उस पर दूसरी इबारत टाइप की गई है। मेरी थ्योरी के हक में ये एक अत्यंत ठोस सबूत है। दासानी एक क्षण ठटका और फिर बोला, अब मैं आपका ध्यान पोस्टमार्क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।
पोस्टमार्क केवल ये बताता है कि चॉकलेट वाला पार्सल शुक्रवार 16 नवंबर को पोस्ट किया गया था, और इस लाइन पर पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश ये साबित करती है कि वो 1:15 और 2:45 बजे के बीच जनपद पर इंडियन ऑयल की इमारत के सामने वाले लेटर बॉक्स से पोस्ट किया गया था। मेरी थ्योरी के लिए यह जरूरी था कि मैं ये साबित कर पाता कि मेरा अपराधी इस तारीख को इस वक्त के दरमियान जनपद पर था। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि पार्सल अपराधी ने खुद ही पोस्ट किया हो। पार्सल उसके कहने पर किसी ने भी लेटर बॉक्स के हवाले किया हो सकता है, और अपराधी खुद इस वक्त की अपने लिए बड़ी ठोस एलिबाई गढ़ के रख सकता है। वैसे भी जिसे मैं अपराधी समझ रहा हूं, वो वारदात के वक्त के आसपास दिल्ली शहर में नहीं था। इसलिए उसने वो पार्सल लखनऊ से दिल्ली आ रहे अपने किसी वाकिफकार को ये कहकर सौंप दिया हो सकता है कि वो दिल्ली पहुंचकर उस पार्सल को पोस्ट कर दे। यूं पार्सल अपेक्षाकृत जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता था। क्या खराबी है इस बात में? अशोक प्रभाकर बोला। हो तो सकता है ऐसा, हो सकता है, लेकिन मुझे एतबार है कि ऐसा हुआ नहीं होगा। सॉरी, हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा एतबार नहीं कि ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अपराधी इसमें निहित खतरा उठाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो किसी को अपना भेद देने जैसी बात होती, किसी को अपना अकॉम्प्लिस, अपना राजदां बनाने जैसी बात होती। जिस किसी को भी वो पार्सल पोस्ट करने के लिए सौंपा जाता, जो बाद में कत्ल से संबंधित घट जो बाद में कत्ल से संबंधित घटनाक्रम की बाबत जानकारी जो बाद में कत्ल से संबंधित घटनाक्रम की बाबत जानकर क्या दो में दो जोड़कर चार जवाब ना निकाल लेता? मुमकिन है, अशोक प्रभाकर धीरे से बोला। पार्वती परमार की ऐसा किसी राजदां के साथ मिली भगत हो रही हो, उस सूरत में तो उसका राजदां उसकी पोल न खोलता। तत्काल दासानी के चेहरे ने रंग बदला। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वो सावधान स्वर में बोला। अभी नहीं लिया, लेकिन अपनी कहानी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाकर तो लेते। अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि तब जो नाम आप लेते वो क्या होता। यूं किसी का नाम लेना अपवादजनक लेख की बुनियाद बन सकता है। चेतावनी का शुक्रिया, अशोक प्रभाकर शुष्क स्वर में बोला। लेकिन ये चेतावनी अगर सिर्फ मेरे लिए है तो गुजारिश है कि पत्नी द्वारा पति के कत्ल की कोशिश की कहानी लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसी कहानियां मैं पहले ही दर्जनों की तादाद में लिख चुका हूं। मेरी राय में आपकी चेतावनी अपवादजनक लेख चुक मेरी राय में आपकी चेतावनी अपवादजनक लेख की बाबत नहीं, किसी के खिलाफ बदनामी और अपयश फैलाने की बाबत होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी स्थिति सहज ही मानहानि के मुकदमे की बुनियाद बन सकती है। इस बाबत आगाशे जल्दी से बोला। सभापति की हैसियत से मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग जरा सुनिए। कोई भी सदस्य कृपया ये ना भूले कि गोपनीयता इस क्लब की कार्यप्रणाली की पहली शर्त है। अव्वल तो कोई बात यहां से बाहर जाएगी नहीं, जाएगी तो सदस्यों की सर्वसम्मति से जाएगी। हम आपस में दोषारोपण न करने लगें, आपस में ही एक दूसरे के गले न पड़ने लगें, तो मानहानि के मुद्दे को लेकर कोर्ट कचहरी की कोई बात मुझे यकीन है कि हम लोगों में नहीं उठेगी। हम लोगों में नहीं उठेगी, मजिस्ट्रेट छाया प्रजापति ने राय दी, लेकिन हम लोगों में से किसी की वजह से उठ सकती है। मजिस्ट्रेट साहिबा का इशारा अगर मैं समझ रहा हूं तो वो इस तरफ है कि हम में से कोई गोपनीयता की कसम तोड़ सकता है और किसी के हक में या किसी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे का गवाह बन सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और भली भांति समझ सकते हैं कि यहाँ जो कुछ भी कहा सुना जाता है वो बिना किसी पूर्वाग्रह और दुर्भावना के होता है। क्राइम से जोड़कर अगर यहाँ किसी का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है
कि नाम लेने वाले को उससे कोई खुंदक या जाति अदावत है जिसका कि नाम लिया गया है। जैसे वकील साहब की थ्योरी में पार्वती परमार का नाम आया, वैसे ही और लोगों की थ्योरियों में और मुख्तलिफ लोगों के नाम आ सकते हैं। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हर वक्ता को यह आश्वासन हो कि केस का हल पेश करने की कोशिश में वो कुछ भी निसंकोच कह सकता है, किसी का भी नाम निसंकोच ले सकता है। उसे ये सोचकर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका वो नाम लेगा वो उसे मानहानि का गुनहगार ठहराकर अदालत में घसीट ले जाएगा। जो मेंबरान मेरे से सहमत हों, कृपया वो हाथ खड़े करें। तमाम हाथ खड़े हुए। गुड, अगाशे बोला। तो बाय वोट ये स्थापित हुआ कि गोपनीयता में हमारी आस्था 100% है। मिस्टर दसानी, आपने जो कहना है निसंकोच कहिए और इशारेबाजी की भाषा इस्तेमाल करने की जगह साफ साफ कहिए। जरूर, दसानी बोला। मैं मिस्टर प्रभाकर की बात की तस्दीक करता हूँ। बतौर अपराधी जो नाम मेरे जहन में है और जो मेरी थ्योरी में हाथ में दस्ताने की तरह फिट बैठता है, वो नाम दुष्यंत परमार की बीवी पार्वती परमार का ही है। अब मैं आपको अपनी थ्योरी के उस पॉइंट पर लौटा के ले चलता हूं जहां इस बात पर बहस हो रही थी कि पार्वती परमार का कोई निर्दोष राजदा था या कोई ऐसा राजदा था जिससे कि उसकी मिली भगत थी। साहिबान, ये मिली भगत वाले राजदा की बात मुझे भी सूझी थी, लेकिन मैंने अपनी तहकीकात से इस बात की पूरी तसल्ली कर ली है कि ऐसी कोई बात नहीं। कत्ल के मामले में पार्वती परमार ने जो कुछ भी किया है अकेले किया है। ये कैसे हो सकता है? अगाशे बोला। इस बात की तो पुलिस ने भी तस्दीक की है कि क्या केस से पहले, क्या केस के दौरान और क्या केस के बाद पार्वती परमार तो हर घड़ी लखनऊ में थी। उसके पास यूं अपनी लखनऊ में हाजिरी के अकाट्य एकदम सिक्के बंद एलिबाई है। थी, लेकिन वो एलिबाई, दासानी के स्वर में गर्व कपुट आ गया, मैं छिन्न भिन्न कर चुका हूं। कैसे? सुनिए। जहर भरी चॉकलेटों वाला पार्सल पोस्ट किए जाने की तारीख से पहले पार्वती परमार इलाहाबाद से लखनऊ गई थी, जहां की वो रविवार तक ठहरी थी। रविवार शाम को वो इलाहाबाद वापस लौट गई थी। लखनऊ के होटल अवध के रजिस्टर में उसके नाम की एंट्री है और उसके हस्ताक्षर हैं। होटल की बिल बुक में उसके नाम जारी हुए बोर्डिंग और लॉजिंग के बिल की कार्बन कॉपी है। कहने का मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है और वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए, सिवाय इसके कि मैडम की हेयर ड्रेसर, जो कि मैडम की ही उम्र की खूबसूरत औरत है और जिसका मैडम के साथ परछाई जैसा साथ मशहूर है, उसके साथ लखनऊ नहीं गई थी। ये एक स्थापित तथ्य है कि पार्वती परमार अपनी हेयर ड्रेसर रूथ के बिना कहीं नहीं जाती। मैंने खुद जांच कराई है कि रूथ अपनी मैडम के साथ लखनऊ के अवध होटल में तो नहीं थी, वो पीछे इलाहाबाद में भी नहीं थी। तो साहिबान, रूथ कहाँ गई? कहाँ गायब हो गई वो? आप ही बताइए, रुचिका केजरीवाल चैलेंज भरे स्वर में बोली। मैं जरूर बताऊंगा। हालात पुकार पुकार कर चुगली कर रहे हैं कि लखनऊ के अवध होटल में पार्वती परमार नहीं, उसकी हेयर ड्रेसर रूथ पहुंची थी, जो कि पार्वती परमार के नाम से वहां रह रही थी और खुद पार्वती परमार इलाहाबाद से दिल्ली आई थी, जहां कि उसने अपने पति के लिए जहर भरी चॉकलेटों का पार्सल तैयार किया था। उसमें फर्जी चिट्ठी रखी थी और जिसे कि जनपद के एक लेटर बॉक्स से उसने खुद पोस्ट किया था। मैंने बड़ी ही मुश्किल से पार्वती और रूथ की तस्वीरें हासिल की थी और अपने एक आदमी को उनके साथ लखनऊ भेजा था। उसने पार्वती परमार की तस्वीर अवध में दिखाई तो पता चला था कि उसने कभी उस होटल में कदम नहीं रखा था। लेकिन रूथ की तस्वीर को वहां रिसेप्शन क्लर्क ने और 2 फ्लोर वेटरों ने फौरन पहचाना था, उसे पार्वती परमार बताया था। तो देयर यू आर लेडीज एंड जेंटलमैन। इस लिहाज से तो, अशोक प्रभाकर बोला, पार्वती परमार का राजदां तो हुआ ना? राजदां नहीं, मददगार, वो भी निर्दोष।
जिसे कि असलियत की भनक भी नहीं थी। कैसे मालूम? मेरा वही आदमी इलाहाबाद जाकर रूथ से मिला था और उसने बड़ी चालाकी से, बड़ी मेहनत से रूथ से वो कहानी निकलवाई थी जो कि पार्वती ने उसे अपने नाम से लखनऊ के होटल में ठहरने के लिए तैयार करने की खातिर गढ़ी थी। क्या थी वो कहानी? आप लोग जानते ही हैं कि पार्वती परमार अभिनेत्री है और टीवी पर उसने खासा नाम भी कमाया हुआ है। उसने अपनी हेयर ड्रेसर को ये पुड़िया दी थी कि उसे मुंबई की एक मल्टी स्टारर फिल्म में बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त के मुताबिक नवंबर के तीसरे सप्ताह में उसका लखनऊ में उपलब्ध रहना जरूरी था, जबकि उसे बम्बई की एक मल्टी स्टारर फिल्म में बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा था। उसने अपनी हेयर ड्रेसर को ये पुड़िया दी थी कि उसे बम्बई की एक मल्टी स्टारर फिल्म में बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा था, जिसके कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त के मुताबिक नवंबर के तीसरे सप्ताह में उसका लखनऊ में उपलब्ध रहना ज़रूरी था, जबकि उसे बम्बई से पक्की खबर लग चुकी थी कि फिल्म यूनिट उस सप्ताह में लखनऊ नहीं पहुंच पाने वाली थी। उसने कहा कि उसके पास दिल्ली में बनती एक वीडियो फिल्म की ऑफर थी, जिसकी शूटिंग के लिए उसका उन्हीं दिनों दिल्ली में मौजूद होना जरूरी था। अब ये दोनों काम इसी सूरत में हो सकते थे कि पार्वती परमार चुपचाप दिल्ली चली जाती और रूथ लखनऊ जाकर उसके नाम से अवध में ठहर जाती। अव्वल तो बम्बई वाला यूनिट वहां पहुंचने वाला नहीं था। किसी करिश्मे से पहुंच भी जाता तो रूथ उसे दिल्ली में ट्रंक कॉल कर देती और फिर पार्वती आनन फानन लखनऊ पहुंच जाती और ये जाहिर करती कि वो तो शुरू से ही वहीं थी, पक्की सहेली जैसी, बल्कि सगी बहन जैसी। उसकी हेयर ड्रेसर भला क्यों कर उससे मदद करने से इनकार करती? आपने तो कमाल कर दिखाया मिस्टर दासानी। बड़े बड़े जासूसों को शर्मिंदा कर दिया आपने तफ्तीश के मामले में। शुक्रिया। लेकिन क्या आपके पास इस बात का भी कोई सबूत है कि उन तारीखों में पार्वती परमार वाकई दिल्ली में थी? नहीं। दासानी खेतपूर्ण स्वर में बोला। मैं कबूल करता हूं कि ऐसा कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सबूत जब पुलिस की तफ्तीश होगी तो जरूर निकल आएगा। सिवाय इस एक पहलू के मेरा केस हर पहलू से मुकम्मल है। साहिबान, अपनी तफ्तीश के आधार पर मैं पार्वती परमार को अंजना निगम का कातिल करार देता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर कई क्षण बाद उस सन्नाटे को अभिजीत घोष ने तोड़ा। मेरी बधाई कबूल फरमाइए वकील साहब, वो संकोचपूर्ण स्वर में बोला। केस का हल खोज निकालने में आपने वाकई कमाल कर दिखाया है, लेकिन मेरी तुच्छ राय में केस का एक ऐसा पहलू है जिस पर आपने कतई रोशनी नहीं डाली। आपने उद्देश्य का कोई जिक्र नहीं किया। हर काम का कोई उद्देश्य होता है, इसलिए जाहिर है कि इस कत्ल का भी होगा। आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि जिस औरत का तलाक के जरिए अपने पति से पीछा छूट जाना महज वक्त की बात थी, वो एकाएक उसकी मौत की ख्वाहिशमंद क्यों कर हो उठी? क्या उसे ये अंदेशा था कि वो तलाक का मुकदमा हार जाने वाली थी? उसे तलाक नहीं हासिल होने वाला था? बिल्कुल नहीं, दसानी बोला। बरखुरदार, उसे तो उल्टे ये अंदेशा था कि वो मुकदमा जीत जाने वाली थी। उसे तलाक हासिल होके रहना था, इसलिए वो अपने पति की मौत की ख्वाहिशमंद हो उठी थी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने शुरू में ही कहा था कि दुष्यंत परमार से संबंधित कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें सिर्फ मैं जानता था और जो मुझे केस के हल तक पहुंचाने में मेरी बहुत मददगार साबित हुई थी। अब मैं बताता हूं कि ऐसी एक अहम तरीन बात क्या थी। इतना तो आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों दुष्यंत परमार और मेरी बेटी विभा की शादी की अफवाह शहर में खूब गर्म थी। उन्हीं दिनों परमार एक बार मेरे पास आया था और तब उसने मेरी बेटी से शादी करने के लिए मेरी रजामंदगी चाही थी। बकौल उसके अपनी बीवी से तलाक होते ही वो मेरी बेटी से शादी कर लेना चाहता था। तब उसी ने मेरे पे ये तथ्य उजागर किया था कि उसकी बीवी असल में वो तलाक नहीं होने देना चाहती थी।
और उसमें वो हर मुमकिन अड़ंगा लगा रही थी। देर से आगे जाकर उसने अपनी बीवी को माली लालच दिया था, जो कि कारामद साबित हुआ था। लेकिन परमार कोई दौलतमंद आदमी नहीं था। उसके पास या तो नैनीताल में कुछ जमीन जायदाद थी या फिर उसकी मोटी रकम की लाइफ इंश्योरेंस। बकौल परमार तलाक के बदले में उसने वो सब कुछ अपनी पत्नी के नाम पर देना कबूल कर लिया था। यूं सब कुछ बीवी ही समेट कर ले जाती तो आपकी बेटी को क्या दे पाता वो? कुछ भी नहीं। और ये बात उसने मेरे सामने अपनी जुबानी कबूल की थी। लेकिन वसीयत तो कभी भी बदली जा सकती थी। परमार ने अपनी बीवी को यह कहकर भरमाया था कि वसीयत अगर रजिस्टर्ड हो तो तब्दील नहीं की जा सकती। हकीकत सिर्फ यही है कि ऐसी वसीयत साधारण वसीयत से कैंसिल नहीं होती। रजिस्टर्ड वसीयत को कैंसिल करने के लिए रजिस्टर्ड वसीयत ही होनी होनी चाहिए थी। बाद में ये बात किसी ने पार्वती परमार को सुझा दी होगी। उसे दिखाई दे रहा होगा कि तलाक होते ही परमार अपनी वसीयत भी बदल देगा और वो दो तरफा बेवकूफ़ बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पार्वती को मोटा आर्थिक लाभ तभी हो सकता था जबकि वसीयत बदले बिना दुष्यंत परमार परलोक सिधार जाता। और साहिबान, ऐसा ही इंतजाम बड़ी चतुराई से उस औरत ने किया। उसका लालची चरित्र तो इस बात से उजागर हो जाता है कि उसने वसीयत की रिश्वत की कीमत में तलाक की हामी भरी, और वो रिश्वत हाथ से निकल जाती पाकर और वो रिश्वत हाथों से निकलती जाती पाकर उसने कत्ल का इरादा बनाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉनिटरी गेन, आर्थिक लाभ था कत्ल का उद्देश्य। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे से सहमत होंगे। उद्देश्य आपने, मजिस्ट्रेट साहिबा बोली, एकदम सही बयान किया है। चॉकलेट्स का जिक्र नहीं किया आपने, जासूसी उपन्यासकार बोला। अब ये बताइए कि जहर वाली चॉकलेट्स पार्वती परमार इलाहाबाद से तैयार करके अपने साथ लाई या दिल्ली पहुंचकर उसने उनका इंतजाम किया? यह कोई अहम बात नहीं, दासानी लापरवाही से बोला। खुद चॉकलेट ही कोई अहम मुद्दा नहीं। ये आप ठीक नहीं कह रहे। आखिर चॉकलेट ही तो वो कड़ी है जो कातिल का कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार से रिश्ता जोड़ती है। ऐसा तब माना जाता जब वो चॉकलेट उपलब्ध कराना कोई कठिन काम होता या इस्तेमाल में लाया गया जगह कोई दुर्लभ और अनुपलब्ध किस्म का होता। ये पहले ही स्थापित हो चुका है कि नाइट्रोबेंजीन नाम का जहर, जो कि कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया था, कन्फेक्शनरी और डाई एंड केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली आम आइटम है, जो कि किसी को भी आम उपलब्ध है। चलिए मान ली आपकी बात, अशोक प्रभाकर बड़े इत्मीनान से बोला। आपकी थ्योरी पर अब मैं एक और एतराज पेश करता हूँ। वो भी बोलो। वकील साहब, अपनी थ्योरी से वास्तव में आपने पार्वती परमार के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ। आपने सिर्फ उद्देश्य स्थापित किया है और अवसर स्थापित किया है। इन दो बातों से ही कत्ल का केस साबित नहीं हो जाता। किसी की कत्ल की नीयत हो सकती है, उसे कत्ल करने का मौका भी हासिल हो सकता है, फिर भी जरूरी नहीं कि उसने कत्ल किया हो। आपने वसीयत का जिक्र करके ये साबित करके दिखाया कि पार्वती परमार के पास कत्ल का उद्देश्य था। लखनऊ में उसकी जगह उसकी हेयर ड्रेसर की मौजूदगी से आपने स्थापित करके दिखाया कि कत्ल का अवसर उसके पास था। लेकिन ऐसी एक भी बात आपने नहीं कही, ऐसा एक भी सबूत आपने पेश नहीं किया जो ये जाहिर करता हो कि वास्तव में भी कत्ल उसी ने किया था। एग्जैक्टली, छाया प्रजापति तनिक उत्तेजित स्वर में बोली। मैं खुद यही कहने जा रही थी। हकीकतन जो कुछ दासानी साहब ने कहा वो सिर्फ शक की सुई ही पार्वती परमार की ओर घुमाने के लिए काफी है। उसे निर्विवाद रूप से अपराधी सिद्ध करके सजा दिलाने के लिए काफी नहीं है। मेरी अदालत में अगर ऐसा कोई केस पेश होता तो मैं यकीनन मुजरिम को संदेह लाभ देकर छोड़ देती। मैं तो ये तक कहने को तैयार हूं कि आपने जैसे तैसे कत्ल का कोई हल निर्धारित समय में क्राइम क्लब के सामने पेश करने की खातिर जबरन अपनी थ्योरी में पार्वती परमार को फिट कर लिया है।
और ऐसा करके आप उसके साथ भारी ज्यादती कर रहे हैं। आपकी जिरा में दम हो सकता है। आखिर आप नामी वकील हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने हक में कर दिखाने की कला में माहिर हैं। लेकिन मेरी जाती राय यह है कि जो कुछ आपने कहा है वो भ्रांतिपूर्ण है और उससे जो नतीजा आपने निकाला है वो गलत है। लेकिन कैसे? कैसे गलत है? कैसे वैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आपका निकाला नतीजा गलत है। दिल गवाही दे रहा है? दासानी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में दोहराया। एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगा, सभापति विवेक आगाशे बोला। फर्जी चिट्ठी के लिए जिस तरीके से आपने अपराधी को सोराबजी एंड सन्स के लेटर हैज का कागज हासिल बताया, वैसे तो वो कागज हजारों लोगों के पास उपलब्ध हो सकता है। सोराबजी एंड सन्स में फिक्स डिपॉजिट कोई भी करा सकता है। खुद मेरा ऐसा फिक्स डिपॉजिट उस कंपनी में है। दासानी साहब की ये बात हम मान लेते हैं कि जाली चिट्ठी असली चिट्ठी पर से मूल इबारत हटाकर उसकी जगह नई इबारत टाइप करके तैयार की गई थी। लेकिन हत्यारा कोई भी होता, चिट्ठी पैदा करने का उसने यही रास्ता अख्तियार किया होता। फिर ये सबूत वाहिद पार्वती परमार के खिलाफ ही किस लिए? पार्वती परमार की सोराबजी एंड सन्स में एफडी होना महज इत्तेफाक की बात हो सकती है। इसे उसके खिलाफ पुख्ता सबूत का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि तसानी गरज कर बोला, उसी के पास कत्ल का तगड़ा उद्देश्य भी है। वो भी इत्तेफाक है। जब सब कुछ इत्तेफाक है तो इत्तेफाक से ये कबूल कर लीजिए कि वही कातिल है। हमारे कबूल कर लेने से कोई कातिल साबित नहीं हो जाने वाला। कोर्ट में अपराधी का अपराध साबित करके दिखाया जाना होता है। एक्यूज हैज टू बी प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, छाया प्रजापति बोली। वो पुलिस का काम है, आसानी पूर्वतः गरजता हुआ बोला। मेरा काम संभावित कातिल की तरफ मजबूत इशारा करना है जो मैंने बमाए सबूत कर दिखाया है। मिस्टर दासानी, क्राइम रिपोर्टर रुचिका केजरीवाल बोली, आप इस बात का कोई सबूत नहीं पेश कर सके कि कत्ल के वक्त के आसपास पार्वती परमार दिल्ली में थी। लेकिन मैंने ये साबित करके दिखाया है कि वो उस वक्त लखनऊ में नहीं थी, जबकि वो कहती है कि वो वहां थी। ऐसी दलीलें सिर्फ जासूसी नॉवलों में चलती हैं जनाब, कि कोई एक जगह नहीं था तो वो जरूर दूसरी जगह था, जबकि हकीकतन वो किसी तीसरी, चौथी, 10वीं, 100वीं, 1000वीं जगह भी हो सकता था। ये जासूसी उपन्यासों के जासूस का काम होता है कि जब उसके सामने दो बंद लिफाफे ये कहकर रखे जाते हैं, एक में रखी पर्ची पर हाँ लिखा है और दूसरे में रखी पर्ची पर ना लिखा है, तो वो एक लिफाफा खोलकर उसमें हाँ की पर्ची पाता है और दूसरा लिफाफा खोले बिना ही वो घोषित कर देता है कि उसमें ना की पर्ची होगी, जबकि हकीकतन हो सकता है कि दूसरे लिफाफे में भी हाँ की ही पर्ची हो, उसमें कोरा कागज हो या फिर उसमें कुछ भी ना हो। जासूसी उपन्यासों का नायक उन तीन संभावनाओं पर विचार नहीं करता। वो उनमें से केवल उस संभावना पर विचार करता है जिस पर कि अपनी कहानी की जरूरत के मुताबिक उसका सृजन करता उससे विचार करना उससे विचार करवाना चाहता है। एम आई राइट मिस्टर प्रभाकर? अशोक प्रभाकर ने बड़ी धूर्तता से मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया और बोला, मेरी राय में तुम्हें जासूसी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपने जौहर दिखाने चाहिए। मैंने ऐसा किया तो आपका क्या होगा? तो मैं जासूसी उपन्यास लिखने छोड़कर अखबार की नौकरी कर लूंगा, जो कि हम दोनों के लिए बुरा होगा। अशोक प्रभाकर हंसा। बहरहाल रुचिका केजरीवाल आगे बढ़ी। अपनी थ्योरी में मिस्टर दसानी भी मिस्टर अशोक प्रभाकर के जासूसी नावलों के नायक जैसा ही रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ये भी एन वैसे ही दावा कर रहे हैं कि क्योंकि पार्वती परमार लखनऊ में नहीं थी, बल्कि यूं कहिए कि लखनऊ के अवध होटल में नहीं थी, इसलिए वो दिल्ली में थी। ऐसी ही एक और बात भी है जो काबिले गौर है। वो क्या? दासानी अनमने स्वर में बोला, आपने चिट्ठी पर तो बहुत रिसर्च की,
ये पता लगाने में कमाल कर दिखाया कि वो एक इबारत को मिटाकर उस पर दूसरी इबारत टाइप करके तैयार की गई थी। लेकिन मिस्टर दासानी, क्या आपने टाइपशुदा चिट्ठी की टाइपराइटिंग को भी महत्व दिया? क्या आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि जिस टाइपराइटर पर वो चिट्ठी टाइप की गई थी वो किस किस्म का था, कहाँ उपलब्ध था और किसकी मिल्कियत था? मेरे पास इतनी बारीकी में जाने का वक्त नहीं था, लेकिन इस काम को बाद में पुलिस भी अंजाम दे सकती है। और अगर पुलिस की तफ्तीश से ये जाहिर हुआ कि जिस टाइपराइटर पर वो चिट्ठी टाइप की गई थी उसके साथ पार्वती परमार का कोई दूर दराज का भी रिश्ता जोड़ना मुमकिन नहीं था, तो फिर आपकी थ्योरी का क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। पार्वती परमार का ऐसे टाइपराइटर से रिश्ता जरूर निकलेगा। ना निकला तो? जरूर निकलेगा। ना निकला तो? रुचिका जिद भरे स्वर में बोली। अगर तो ही करनी है, दासानी चिढ़कर बोला। तो मैं कह देता हूं कि अगर निकल आया तो? आप पार्वती परमार को जानते हैं? नहीं। कभी मुलाकात का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं। कभी टीवी पर भी नहीं देखा? मैं टीवी नहीं देखता। किसी से कभी उसकी बाबत सुना भी नहीं? नहीं। क्या कहना चाहती हो? यही कि तभी आपने उसे अपनी थ्योरी में एक दौलत की दीवानी ऐसी औरत के रूप में चित्रित किया जो कि दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है, अपने पति का कत्ल भी। तो क्या हुआ? पार्वती परमार तो ऐसी औरत नहीं मिस्टर दसानी। आप उसे जानते होते तो आप भी यही कहते। तुम जानती हो उसे? खूब अच्छी तरह से। इतना ज्यादा जानती हूं कि मेरी कही एक ही बात आपकी मुकम्मल थ्योरी की बुनियाद हिला के रख सकती है। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात यह है वकील साहब कि कत्ल के वक्त के आसपास मैं भी लखनऊ में थी और शुक्रवार 16 नवंबर को दोपहर बाद जिस वक्त चॉकलेट वाला पार्सल जनपथ में एक लेटर बॉक्स में डाला गया बताया जाता है, उस वक्त मैं गोमती के किनारे शहीद स्मारक के सामने पार्वती परमार के साथ खड़ी थी। दासानी जैसे आसमान से गिरा। उसका निचला जबड़ा लटक गया और वो हक्का बक्का सा रुचिका केजरीवाल का मुंह देखने लगा। मुझे अफसोस है, रुचिका बोली, कि ये बात मैंने पहले छिपा कर रखी। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहती थी कि आप पार्वती परमार के खिलाफ किस किस्म का केस खड़ा करने में कामयाब होते थे। वैसे केस आपने यकीनन बहुत बढ़िया घड़ा और इसके लिए आप बधाई के हकदार हैं। पार्वती परमार की लखनऊ में ही मौजूदगी की असलियत मुझे मुझे मालूम ना होती एक्यूरेसी पर तो आपकी थ्योरी की एक्यूरेसी पर मुझे भी यकीन आ गया होता। लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर वो खुद भी लखनऊ में ही थी तो क्यों उसकी हेयर ड्रेसर रूथ उसके नाम से होटल में ठहरी? क्योंकि अपने पति से बिगड़ जाने के बाद माला लेकर जोगलन बन जाने का इरादा उसका नहीं था। क्योंकि तलाक के बाद नई शादी करने को उतावला सिर्फ दुष्यंत परमार ही नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि दुष्यंत परमार अपने अफेयर्स को छुपा कर रखना जरूरी नहीं समझता था, जबकि पार्वती चाहती थी कि फिलहाल उसके अफेयर की भनक किसी को न लगे, खासतौर से उसके पति को, जो कि तलाक के केस में उसकी बेवफाई की दुहाई देकर हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी से निजात पाने की कोशिश कर सकता था। दासानी साहब, पार्वती ने कत्ल करने के लिए दिल्ली आने के लिए नहीं, अपने लव अफेयर्स पर पर्दा डालकर रखने के लिए रूथ की सहायता से यह स्थापित किया था कि वो होटल अवध में ठहरी हुई थी, जबकि असल में वो लखनऊ में कहीं और अपने प्रेमी की बाहों में थी। अब बोलिए, अब क्या कहते हैं आप? आसानी से कुछ कहते ना बना। फिर उस दिन की मीटिंग बर्खास्त हो गई।